हरियाणा का चुनाव है। वैद साहब को डर तो नहीं लग रहा इस बारी? पिछली बार बहुत कड़ा मुकाबला दिया आपको चित्रा सरवारा ने। क्या है, कहीं से आ जाए, मैंने उसको भी हराया हुआ है, उसके बाप को भी हराया हुआ है। अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि अनिल विज को लगा कि काम नहीं हो पा रहे हैं और अब हल्के के काम के लिए मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। अनिल विज साहब के दिल में क्या चल रहा है आजकल? छोटे भाई को अगर सीएम बना दिया तो विज साहब खुश नहीं हुए? मेरे को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बदलना चाह रहा है। जो कह रहे हैं हम दिल्ली कभी गए नहीं, वो आज दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। टिकट विकेट की कोई टेंशन तो नहीं ना? मैं दिल्ली मिलने नहीं गया था। फिर से विज साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं अम्बाला कैंट से? बिल्कुल पक्का लड़ेंगे। जिसको लगता है मेरे से कुश्ती लड़ ले आते हैं। हुड्डा साहब ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, 6000 पेंशन की बात कर रहे हैं। हुड्डा का बाप भी नहीं दे सकता 6000। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जेल के अंदर जाएंगे। तो हरियाणा न्यूज की ये चुनाव यात्रा अम्बाला कैंट में है। तमाम लोग इस बार विधानसभा चुनावों के लिए कितने तैयार हैं, उन लोगों से हमने बात की। अम्बाला कैंट की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं अम्बाला कैंट के विधायक से, जो लगातार लंबे समय से अम्बाला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहा जाता है उनको गब्बर, कैबिनेट में बड़े रैंक पर लगातार मंत्री पद संभाले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा। गब्बर साहब सरकार से खुद से ही अलग हो गए, नई सरकार बनी नायब सैनी के नेतृत्व में, तभी से ही ये कहा जा रहा है कि गब्बर नाराज हैं और मंत्री पद भी ठुकरा दिया। कह रहे हैं विधायक की कुर्सी मेरे लिए ठीक है, और अलग अलग गाने अक्सर गाया करते हैं और हम देख रहे हैं तमाम वीडियोस के ज़रिए वो वीडियोस हम तक पहुंचते हैं। और लोग ये कहते हैं कि सरकार से बेहद नाराज़ हैं, पार्टी से नाराज़ हैं। नाराज़गी है या नहीं? और अब विधानसभा चुनावों के लिए अनिल विज साहब कितने तैयार हैं, कितनी तैयारी है और क्या प्लानिंग है, बताने के लिए हमारे साथ अनिल विज जी जुड़ गए हैं। अनिल विज जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा। धन्यवाद। सब ठीक चल रहा है पार्टी में? हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ऐसा क्या हुआ अनिल विज को जब गब्बर कहा जाता है? लोग अनिल विज के नाम सुनते ही ये कह देते हैं कि कोई अनिल विज को कैबिनेट से हटा नहीं सकता, मंत्री पद तो कोई छीन नहीं सकता। मंत्री पद उन्हें पार्टी ऑफर कर रही है, वो कह रहे नहीं जी, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, मैंने खुद ही मना किया, पार्टी ने मना नहीं किया, मैंने खुद ही मना किया। तो मैं अपने हल्के की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहता था, तो इसलिए मैंने खुद ही मना किया। हल्के की तरफ पहले ध्यान दे नहीं पा रहे थे क्या? नहीं, मंत्री देखो सारी प्रदेश का संभालना, तो अब मैंने अपने हल्के की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। तो जो प्रोजेक्ट अटक रहे थे उनको मैंने तेजी से चलवाया है यहाँ पर। आप हमेशा से ही हल्के की तरफ तो आपका पूरा ध्यान रहा। मंत्री थे तब भी कहीं भी प्रोग्राम में जाते थे वापस अंबाला ही आते थे, चंडीगढ़ भी रुकते नहीं थे, सारी मीटिंग्स करके सारे काम करके वापस अंबाला कैंट में ही आते थे, अपने घर में ही रुकते थे और हर सुबह यहीं पर ही बैठते थे जहाँ पर हम आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि अनिल विज को लगा कि काम नहीं हो पा रहे हैं और अब हल्के के काम के लिए मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए? नहीं, मुझे लगा ये कि हल्के की तरफ कुछ जितना ध्यान देना चाहिए उतना मैं दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास दोनों बहुत हैवी डिपार्टमेंट थे, होम भी और हेल्थ भी। तो जितना ध्यान देना चाहिए था, यहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंजूर कराए और उनकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी था। तो मुझको महसूस हुआ कि मुझे हल्के की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हल्के की तरफ ध्यान ही एक वजह है या मनोहर लाल खट्टर साहब से टसल उसकी एक बड़ी वजह रही? नहीं, खट्टर साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। खट्टर साहब से कोई ऐसा नहीं, 10 साल मैंने उनके साथ काम किया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं उनके साथ। काम भले ही आपने किया, गृह मंत्रालय भले ही आप संभाल रहे थे, सीआईडी कभी आपको रिपोर्ट करती नहीं थी, इसको लेकर अक्सर विवाद हमने भी देखा है, आपके बयान भी सामने आए, बहुत बार मीडिया के सामने तमाम चीजें आई। तो क्या उस चीज का खामियाजा, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि हरियाणा में अगर आला कमान किसी की बात सुन रहा है बीजेपी में तो सिर्फ और सिर्फ खट्टर साहब की सुनता है, उनके लिए सारे नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है क्या? नहीं, ये देखिए अब सीआईडी डिपार्टमेंट खट्टर साहब के पास था तो उन्हीं को रिपोर्ट करता था, तो उसमें मेरे को क्यों रिपोर्ट करेगा जब वो है ही खट्टर साहब के पास? उसकी वजह से कुछ कठिनाइयाँ तो आती थी। लेकिन आप तो कहते थे ना कि कम से कम मुझे कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं, वो उन्हीं को
दी जाती थी, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें जरूर आई, कुछ घटनाएं हो जाती थी जिसकी हमें पहले तैयारी करनी होती थी, हम नहीं कर पाते थे, तो कठिनाई तो होती थी, परंतु हमने मैनेज किया। जब तक मैं रहा मैंने पूरी तरह से मैनेज किया और किसी की सारा डिपार्टमेंट को मैंने पूरी तरह से जैसा मेरी काम करने की प्रवृत्ति है उसी ढंग से मैंने काम किया। चलिए, आप कह रहे हैं आपने कोशिशें की, लेकिन ठीक है, जितना अपना मेहनत कर पाए, जितनी कोशिश कर पाए, आपने तमाम प्रयास किए। लेकिन हम अगर हेल्थ पे बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं होम चले सीआईडी उनके पास था, कोशिशें चैलेंज आती थी, सीआईडी रिपोर्ट नहीं करती थी, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो विद साहब, हम लगातार पूरे हरियाणा में तमाम हलकों में जा रहे हैं। 50 के आसपास अभी तक हम हलकों में जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर चुके हैं, तमाम अस्पतालों में भी जा रहे हैं। बहुत सारी खामियां, बहुत सारी परेशानियां आज भी देखने को मिल रही है। कई अस्पताल तो ऐसे हैं जहां पे एक्सरे मशीन तक काम नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। मैंने हेल्थ के सिस्टम को बदलने की कोशिश की है। मैंने हेल्थ के कल्चर को बदलने की कोशिश की है। पहले हेल्थ में जैसे अगर हम दवाइयाँ खरीदने की बात करें, कोई भी नीली पीली गोलियाँ खरीद लेते थे। मैंने उसके लिए स्ट्रिक्टली कहा कि WHO अप्रूव्ड होंगी वही हम खरीदेंगे, और उसी प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट हैं USA की होंगी वही हम खरीदेंगे, स्टैंडर्ड की, यानी जो उससे बड़ा स्टैंडर्ड नहीं होता। पहले किसी भी अस्पताल को एम्पैनल्ड कर लेते थे, पर मैंने कहा NABH जो अस्पताल होगा हम उसी को अप्रूव करेंगे। आप देखिए, मेरे इस डिसीजन से हरियाणा के लगभग सारे अस्पताल NABH हो गए, यानी सारे हरियाणा का जो स्टैंडर्ड था वो इम्प्रूव हो गया खाली एक निर्णय से। सरकारी अस्पतालों को भी मैंने एनक्वास करवाया और हमारे आधे से ज़्यादा अस्पताल एनक्वास अप्रूव्ड हो गए, और उनको हर साल उनकी इंक्वायरी होती है, जांच होती है, और उससे उनको अवार्ड भी मिलता है 50 लाख का, जो उसमें फर्स्ट आते हैं। लेकिन खामियां आज भी बहुत सारी हैं हॉस्पिटल में। नूह मेडिकल कॉलेज तक की बात कर लें या सामान्य अस्पतालों की भी बात करें, तमाम जिलों की क्या है मैं आपको बताता हूँ। खामियां ये हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और वो देश में है। अब क्या पहले आया, अंडा पहले आया या डॉक्टर पहले आया? तो पहले मेडिकल कॉलेज बने या पहले डॉक्टर बने, ये एक स्वाभाविक है। अब हम दोनों काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे 7-8 इन द मेकिंग है, ताकि मेडिकल कॉलेज हैं तो वहीं से डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। अब मैंने 3-4 बार जब मैं रहा, आज 700-700 800 डॉक्टरों की भर्ती की है, लेकिन वो जल्दी चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर कमी हो जाती है, फिर हम भर्ती करते हैं। तो रिटेन करना एक चैलेंज रहा, तो कैसे इसको लेकर सॉल्यूशन देखा जाए? ये इट इज़ बल्कि सारे हिंदुस्तान में है कि वो चले जाते हैं, ये एक समस्या है, और इसको करने के लिए भी मैंने प्रपोज किया हुआ है फाइलों के ऊपर। अब जो भी सरकार है वो उसको करेगी कि इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, कि सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनकी सैलरी को स्टडी करके इनको एड पार किया जाए, ताकि ये वहाँ पर टिक सके। लेकिन ये लंबा प्रोसेस होता है, फाइनेंस तय करता है, फिर वो कहते हैं जी और महकमे भी हैं उनको भी कर रहे हैं, पर मैंने इसको इनिशिएट किया हुआ। बहुत से अस्पतालों में दवाइयाँ तक नहीं मिल रही। लोग कह रहे हैं सिर्फ बुखार की दवाई मिलती है, उसके अलावा जो दवाइयाँ होती हैं वो बाहर से खरीदनी पड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं, दवाई बिल्कुल भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक होता है, और मैंने खुद भी जा के चेक करा है, और जो डॉक्टर बाहर से लिखता था हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। कुछ डॉक्टर शरारत करते हैं, मैं मानता हूँ करते हैं, लेकिन कोई भी दवाई बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। हमने CMO को भी सफिशिएंट पैसे दिए हुए होते हैं कि अगर कहीं दवाइयाँ कोई ख़त्म हो जाए, ज़रूरी दवाइयाँ, तो वो
खरीद सकते हैं, लोकल परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे सारे प्रदेश में जो है वो दवाइयों के स्टोर बने हुए हैं, जहाँ पे सरकारी दवाइयाँ हमारी वेयर हाउस बने हुए हैं। शरारत होगी तो होगी, वरना दवाइयों की कमी नहीं है अस्पताल। ना ना ना, हमारे वेयर हाउस बने हुए हैं और सारा ऑनलाइन है। वो जो CMO है या SMO है वो उस पर चेक कर सकता है। पर देखो शरारत तो हर आदमी के दिमाग में रहती है, ये तो आपको पता ही है। नहीं तो वेयर हाउस बने हुए हैं, वो चेक कर सकता है कि ये दवाई अगर मेरे पास नहीं है या फार्मासिस्ट के पास नहीं है तो वो दवाई कौन से वेयर हाउस में है, वो कंप्यूटर पे चेक कर सकता है। और चेक करके अगर NOC मिले तो फिर वो बाजार से खरीद सकता है। सिस्टम फुल प्रूफ बनाया मैंने। सिस्टम फुल प्रूफ है, लेकिन आप कह रहे हैं लोगों के दिमाग में शरारतें रहती हैं। लेकिन लोगों का सवाल है, अनिल विज साहब के दिल में क्या चल रहा है आजकल? नायब सैनी से रिश्ते ठीक हैं? हाँ ठीक है, नायब सैनी तो हमारे छोटे भाई की तरह है। हमारे सामने ही तो आया, हमारे सामने ही तो वो पार्टी में आया, हमारे सामने जिला अध्यक्ष बना। तो छोटे भाई को अगर CM बना दिया तो विज साहब खुश नहीं हुए? नहीं, मैंने क्या लेना, मैंने तो कभी कुछ बनने का सोचा नहीं। सारे संसार का एक आदमी आकर बता दे जिसको कभी मैंने कुछ बनने के लिए कहा हो, कुछ CM नहीं, कुछ भी बनने के लिए कहा हो। जब नायब सैनी मैं तो वर्कर आया, जब नायब सैनी का नाम ऊपर से आया तो ये कहा गया कि विज साहब को बोला गया प्रस्ताव पेश करने के लिए। विज साहब ने जैसे ही नाम देखा गुस्से से खड़े हो गए, मीटिंग से उठ के चले गए। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं कहूँ, मैंने पहले भी कहा मनोहर लाल जी को भी कि मुझे फ्री कर दो, मैं अपने हल्के में काम करना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले भी कहा, लेकिन जब मेरे को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बदलना जा रहा है, तो जब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो आई थॉट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड क्विट। तो ये भी लगा क्या मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो शायद मुझे बनाना चाहिए? नहीं, वो आई थॉट दैट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। तो इस बात का भी बुरा लगा आपको कि पार्टी ने इतने सीक्रेटली ये सब कुछ किया कि बड़े नेताओं को किसी भी तरीके से लूप में रखा ही नहीं? अब ये पार्टी की मर्जी है, पार्टी कैसे करे, किसी ना किसी को तो बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं बताया था। अभी चुनाव फिर से आ गए हैं। हाँ जी। 1 अक्टूबर को हरियाणा का चुनाव है। जी। विज साहब को डर तो नहीं लग रहा इस बारी? मुझे डर क्यों लगेगा, किस बात का डर लगेगा? लोग कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि जब मैंने मंत्री पद इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान देना चाह रहा था। हाँ। पिछली बार बहुत कड़ा मुकाबला दिया आपको चित्रा सरवारा ने। इस बार आपको लगता है कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदार? क्या है, कहीं से आ जाए, मैंने उसको भी हराया हुआ है, उसके बाप को भी हराया हुआ है। अब कल्ले आ जाए चाहे दोनों आ जाए, या औरों को भी साथ ले आए, मैं सबको हराऊंगा। तो फिर क्या से बात करते हैं आप? फिर से विज साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं अम्बाला कैंट से? बिल्कुल पक्का लड़ेंगे। मैं 6 चुनाव जीत चुका हूँ और मैं बहुत लेयरली चुनाव लड़ता हूँ। मैं बाकी दिनों में मेहनत करता हूँ, चुनाव के दिनों में तो मैं आराम करता हूँ। अभी आप कह रहे हैं चुनाव के दिनों में आराम करते हैं, और आप हमेशा ये भी कहते हैं कि मैं कभी दिल्ली टिकट मांगने के लिए नहीं गया। हाल ही में आप धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले, अम्बाला के बहुत सारे लोगों के अलग अलग पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहे थे कि जो कह रहे हैं हम दिल्ली कभी गए नहीं, वो आज दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। नहीं, ऐसा है। अब ये जो सोशल मीडिया एडिटर बहुत बन गए हैं बहुत लोग। मैं दिल्ली मिलने नहीं गया था, मैं दिल्ली, मेरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी, मैं उसका चेयरमैन, मैं मीटिंग अटेंड करने गया था वहाँ पे दिल्ली। और जब मैं दिल्ली जाता हूँ, जब भी जाता हूँ तो मैं अपने नेताओं को मिलता हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान जी मुझे काफ़ी देर से कह रहे थे कि भी कभी दिल्ली आओ तो मेरे को मिलो। तो मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा जी मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। उन्होंने कहा आज तो मैं खाली नहीं हूँ, कल आप आ जाओ, ब्रेकफास्ट इकट्ठे करेंगे। अच्छा। तो मैं चला गया, हमने ब्रेकफास्ट इकट्ठे किया, इसमें क्या गलत है? ब्रेकफास्ट ही था, टिकट विकेट की कोई टेंशन तो नहीं ना? मैं तो कभी करता नहीं मुझे। लगता है लोग, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से पिछले हमने कुछ काफ़ी समय से देखा, आपकी तबीयत भी खराब रही, लोग कह रहे हैं कि अब रिटायर हो जाना चाहिए, अब किसी और को मौका देना चाहिए। मेरी तबीयत कहाँ खराब है? जिसको लगता है मेरे से कुश्ती लड़ ले आके। तो कुश्ती लड़ने के लिए भी तैयार है आप? तो आप कह रहे हैं कुश्ती भी लड़े, एकदम फिट हैं।
कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारी हवा चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तमाम लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस के नेता। आपको लगता है ये सपना हकीकत में तब्दील हो पाएगा? नहीं, उनकी हवा चल रही है सुरजेवाला और हुड्डा के बीच में। वो जो हुड्डा उसको मीठा कह रहा है और सुरजेवाला उसको कड़वा कह रहा है। तो फेक पोस्ट मीठा है और कड़वे के बीच में हवा चल रही है। वो तो फेक पोस्ट है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की आईटी सेल ने फेक पोस्ट बनाई है। दूसरे को जैसे नॉर्थ और साउथ को रिपेल करते हैं वैसे वो रिपेल कर रहे हैं और दोनों वो हरियाणा से बाहर फेंक देंगे एक दूसरे को, दोनों हरियाणा से बाहर जाएंगे। आप देखिए हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। नहीं है मुकाबला, कोई पार्टी है ही नहीं तो जो कोई पार्टी है ही नहीं। ये जो कांग्रेस नाम की चीज है ये पार्टी नहीं है, ये तो गैंग्स हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, कुनबे हैं जो चुनाव के वक्त आकर इकट्ठे हो जाते हैं सरकार को, प्रदेश को लूटने के लिए, चाटने के लिए। जिस पार्टी के 16 साल से चुनाव ही ना हुए हों, क्या आप उसको पार्टी कह सकते हैं? उसके पास पार्टी कहने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग को उनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। ये कोई पार्टी नहीं है, इनको पार्टी कहने का भी अधिकार नहीं है। 5 सीटें लोकसभा में जीत गए, आप कह रहे हैं पार्टी नहीं है, इनको पार्टी कहने का अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग को मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। उनका खुद बयान है कि हमारे चुनाव नहीं हुए 16 साल से, खुद कह रहे हैं वो। ये तो इकट्ठे हो जाते हैं, खुद वो उनके बयान है, मैं तो नहीं कह रहा। टक्कर बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा है कि? बिल्कुल नहीं है। तो दीपेंद्र अलग अलग जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब के तहत, अपने कार्यक्रम के तहत, कोई फर्क पड़ेगा उससे भी? ये तो भिखारी भी दर दर घूमते हैं, उससे क्या वो सरकार बना लेते हैं? ऐसे ही दीपेंद्र हुड्डा घूम रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने हमेशा से लूटने का काम किया, बहुत सारी लूट खसोट आपकी गठबंधन की। लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछली 10 सरकार के 10 साल के समय को भूले नहीं हैं। उनको एक एक बात याद है किस प्रकार से इन्होंने लूटा प्रदेश को। हुड्डा और हुड्डा के बेटे की कार जिस तरफ जाती थी किसान घर छोड़कर भाग जाते थे। कई कई दिन वो घर नहीं आते थे, लोग भूले नहीं हैं। और इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जेल के अंदर जाएंगे। इसलिए तो नहीं कि ईडी सीबीआई आपके हाथ में? नहीं, कोई सीबीआई सीबीआई का करना होता, हम जिस दिन हमारी सरकार बनी थी हम उसी दिन उठा के जेल के अंदर डाल देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कानून की उल्लंघना नहीं करती। हम इंसाफ की पूजा करते हैं, इंसाफ की पूजा करते हैं हम। मामला कोर्ट में है और जो करेगा कोर्ट करेगा, लेकिन जितना मैंने केस को देखा है, पढ़ा है, उससे पक्का लगता है कि इनको जेल में डालेगी कोर्ट और जल्दी डालेगी। आप देखना ये जेल की रोटियां खाएंगे। आप कह रहे हैं जेल की रोटियां खाएंगे, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं। तो लेट द टाइम डिसाइडेड, इस बात का फैसला समय को करने दीजिए, समय करेगा इस बात का फैसला कि मैं ठीक हूँ या लोग ठीक। तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में पार्टी सरकार बनाएगी, आश्वस्त हैं आप? 100%। आपको फिर से कैबिनेट में शामिल होने का मौका दिया जाएगा तो हो जाएंगे, या आप भी कहेंगे कि नहीं मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान देना है? टाइम क्या सोचूंगा, अभी सोचा नहीं। तो डर लग रहा था क्या बीजेपी को? क्योंकि अभी देखिए आचार संहिता लगने से पहले बैक टू बैक जिस तरीके से घोषणाएं करी, ऐलान हुए, पॉलिसीज बनाई गई, चाहे किसानों को लेकर बात करें, कर्मचारियों को लेकर बात करें, रसोई गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात हो, हर वर्ग को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। ये लोकसभा चुनावों में जो 5 सीटें हार गए उसका डर था जो आपने ये तमाम नहीं करती। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी नहीं करती, कौन से देश में नहीं करती? अमेरिका में चुनाव हो रहे, वहाँ कौन सी पार्टी नहीं कर रही? ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, कौन सी पार्टी नहीं करती? हर देश में चुनाव के वक्त हर पार्टी करती है। तो हमने कर दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया?
कोई पाप कर दिया, तो डर नहीं था ये? कोई हत्या कर दी, लोगों के लिए, लोगों के फायदे के लिए करते ही हैं। लोगों के नुकसान के लिए कौन सा करा हमने? जो करा है लोगों के फायदे के लिए करा ना हमने कोई लोगों के नुकसान के लिए थोड़ा करा। सारी पार्टियां करती हैं। तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं थी आप लोगों को? आप जानते हैं सरकार बन रही है, बस थोड़ा सा सेफ होने के लिए ये तमाम काम किए हैं। करते ही हैं, सभी करते हैं। अब हुड्डा साहब ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, 6,000 पेंशन की बात कर रहे हैं, लगता है संभव होगा? हुड्डा का बाप भी नहीं दे सकता 6,000 रुपये। अच्छा। पैसे कहाँ से लाएगा? और हुड्डा हमेशा वो बात कहता है जो वो कर नहीं सकता, जिसको कर नहीं सकता। अब उसको पता है कि राज्यसभा में उसकी पूरी संख्या नहीं है, तो विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की बात करता है। उसको पता मैं कर ही नहीं सकता, कह दो। किसी के बाप का क्या जाता, उसको कह रहा मैं राज्यसभा में भेजूंगा। भाई तूने कहना ही है तो कह दे कि मैं 6 करोड़ रुपया दूंगा, जो बनता है। हमेशा वो बात कहता है जो ये कर नहीं सकता। और इसकी कौन सी सरकार आनी है? नहीं आनी है तो कह दो। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर ने जब मिलकर सरकार चलाई तो बहुत सारे घोटालों के आरोप लगे। आपने कहा कि सब कुछ ये लूट के खाते हैं, तो आप लोगों पे इतने आरोप लगे, अगर दुष्यंत पे कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, ज्यादातर आरोप आप लोगों ने दुष्यंत चौटाला पे लगा दिए। उन घोटालों की कोई जांच, किसी पे आंच? कोई बताए ना, कोई बताए मामला, क्या मामला है? रजिस्ट्री घोटाला, शराब कहने से, ऐसी वेग बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना। कोई घोटाला है तो बताए, तो अगर कोई बताएगा तो हम उसकी भी जांच कराएंगे। तो कोई घोटाला नहीं हुआ? कोई बताए फिर। धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, कोई बताए ना जी, जो है हम कराएंगे जांच। ये घोटाले नहीं? बताए फिर हमें। दुष्यंत को क्लीन चिट दे रहे हैं आप? नहीं, आप बताए ना। वही भाई बताओ ना कि ये हुआ इतने लाख का, इतने करोड़ का, इतने अरब का। कोई बताए ना कि किस चीज में हुआ घोटाला, बताए। पेपर लीक बार-बार हो रहे हैं। सका नहीं है, पेपर लीक है तो हमने अपनी सरकार के अंदर रहते हुए हमने उसके पकड़े हैं। अपनी सरकार में हमने बचाए थोड़ा है, जैसे हुड्डा बचाता रहा। हमने पकड़े हैं, हमारी पुलिस ने पकड़े हैं। उसको आप कैसे हमारी सरकार के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो? हमारी सरकार के ऊपर आप तब आरोप लगा सकते हो अगर हमने बचाए होते। हमने तो पकड़े हैं। आप बताओ एक भी केस ये हमने बचाया हो किसी को? तो किसी को बचाया नहीं। फिर आप हमारी गर्दन पकड़ो। हम तो अगर जो कोई होता है, सरकारें हैं, होते हैं छोटे मोटे, जो भी हमारे जहाँ सामने आए हमने पकड़े। कोई इनको पता है तो बताएं। फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला बताएं, ABCD बताएं, तो हम पकड़ के कार्रवाई करेंगे। तो बहुत से घोटाले हुए भी, सामने भी आए, जांच भी आप लोगों ने की, अधिकारियों पे कार्रवाई करके उसको खत्म कर दिया। क्या बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के आपको लगता है सिर्फ अधिकारी ये तमाम चीजें कर सकते हैं? आप बताओ ना मेरे को, कौन सा घोटाला? फरीदाबाद में 200 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हो? घोटाला आप बताओ ना, कौन सा घोटाला? फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला। कौन सा घोटाला? किस चीज का घोटाला? किस चीज का? दूध बेचने का, पानी बेचने का, खाद बेचने का? कौन सा घोटाला हुआ बताओ मेरे को। आपको नहीं लग रहा है कोई घोटाला हुआ? भाई ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बताओ। अम्बाला कैंट में हम देख रहे हैं हर जगह आपने ब्यूटिफिकेशन के काम करवाए, हर जगह डिवाइडर्स बना के सड़कों को सुंदर बनाने का काम किया गया है। इससे ट्रैफिक की समस्या हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाज़ार ऑलरेडी तंग थे, बीच में डिवाइडर्स देके ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी और बढ़ गई है। उसको लेके विज साहब क्या कुछ प्लान है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे? इससे ट्रैफिक की समस्या हल हुई है। दशहरे दिवाली वाले दिन भी एक भी गाड़ी रुकती नहीं है। पहले जब ये डिवाइडर नहीं थे तो रोजाना ट्रैफिक रुकता था, अब अपने अपने रास्ते सब निकल जाते हैं। और आप यही क्यों देखते हो, मैंने और बहुत काम कराए हैं। मैंने एक करके तमाम कामों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोड्स को लेके मैं चर्चा कर। मैंने यहाँ पर ये डार्क जोन हो गया था,
यानी यहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। जहाँ तो यहाँ के शहर वासी कहीं और जाके बसते क्योंकि यहाँ पानी नीचे ख़त्म हो गया था और जहाँ कहीं से पानी जाते हैं। मैंने 18 किलोमीटर दूर से नहरी पानी ला के दिया इस शहर को और अब पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं। वो कहीं पे कोई टेक्निकल समस्या हो गई। लेकिन बारिश आती है तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। मैं बता रहा हूँ सर, मैं उसका भी बताऊँगा, पानी का भी। यहाँ बिजली की समस्या थी क्योंकि यहाँ केवल और केवल हम BBMC से जुड़े हुए थे, रेस्ट ऑफ हरियाणा से नहीं जुड़े हुए थे। मैंने अम्बाला से शाहबाद तक 66 kV के 2 कनेक्शन जुड़वा के दिए। मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बनवा के दिया। मैंने यहाँ हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड बनवा के दिया। यहाँ 3 मुख्यमंत्रियों ने अनाज मंडी के पत्थर लगा के दिए, वो आज भी लगे हुए हैं, लेकिन अनाज मंडी मैंने बनवा के दी GT रोड के ऊपर। मैंने आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। मैंने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, उसकी याद में स्मारक बनाने के लिए। वो लगभग बन के तैयार होने वाला है। GT रोड के ऊपर लगभग 500-550 करोड़ का वो बन के तैयार हो रहा है। साइंस म्यूजियम बना कर दे रहा हूँ, बन रहा है वो। मैंने अम्बाला सब डिवीज़न नहीं था, इसको सब डिवीज़न बना के दिया। मैंने अम्बाला के सारे सरकारी दफ्तर दूर दूर तक फैले हुए थे, कई अम्बाले शहर थे। मैंने यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट बना के दिया और लगभग 30 सरकारी दफ्तर उसमें शिफ्ट करा के दिए। मैंने यहाँ पर युवाओं के लिए, ताकि उनकी शक्ति सकारात्मक कामों में लगे, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया और वो इंडिया का सबसे बेहतरीन स्विमिंग पूल है। मैंने यहाँ पर नेशनल लेवल का स्विमिंग जिम्नास्टिक हॉल बनवा के दिया। मैंने फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बना के दिया। मैंने नेशनल लेवल का बैडमिंटन हॉल बना के दिया। मैंने अनेकों यहाँ पर योगा सेंटर बना के दिए। यहाँ पर मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बना के दिया। मैंने यहाँ पर बैंकिंग कम शॉपिंग मॉल बना कर दे रहे हैं। मैंने फायर ब्रिगेड दफ्तर बना कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिविल अस्पताल बना के दिया जिसकी 3100 आज की तारीख में OPD है। मैंने कैंसर, बहुत जल्दी स्टंट भी लोगों को तुरंत डल जाते हैं। बता रहा हूँ, वहाँ पे कैथ लैब बना के दिए। वहाँ पर CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब मुहैया कराया है। वहाँ पर डायलिसिस सेंटर बनवा के दिया। कैंसर अस्पताल बना के दिया। डॉक्टरों के 100 रेजिडेंशियल मकान बन रहे हैं। होम्योपैथिक कॉलेज बना के दे रहा हूँ। होम्योपैथिक अस्पताल ने काम करना शुरू कर दिया है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर बना के दे रहा हूँ। टांगरी के ऊपर 8 किलोमीटर लंबा बांध बना के दिया है। बांध के ऊपर सड़क बना के दी है और सड़क को GT रोड से जोड़ के दे रहा हूँ। सारी सड़कें अम्बाला कैंट की मैंने बना के दी हैं। नाले जो हैं अम्बाला कैंट के, जो पानी की निकासी के लिए, जो आप कह रहे थे पानी है,
मैंने IIT रुड़की से उसकी डिज़ाइनिंग करवा के वो मैं बनवा कर दे रहा हूँ। काफ़ी बन गए हैं, थोड़ा रहता है वो भी। बन जाएगा तो अम्बाला में जो पानी अम्बाला रुकने में की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, बाढ़ जैसे हालात अभी देखा हमने पिछले कुछ दिनों में हो गए थे। बता रहा हूँ कि सदर में एक बूंद भी पानी नहीं रुक रहा। ये जो इलाका सारा आप देखो, एक बूंद सिटी भी। में बड़ी समस्या है। सिटी का मैं नहीं बता रहा कोई भी। अच्छा, कैंट की बात करें। सिटी तो अलग हाँ, विधानसभा है। कैंट में देखो एक बूंद पानी नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पर मैंने, यहाँ नाले थे, उनकी जगह के ऊपर मैंने पाइप डलवा दिए सारे शहर में, और पानी एकदम निकल जाता सारा। ऐसे ही पाइप में अब बाकी इलाके के भी एस्टीमेट बनवाए हैं। तो अम्बाला सिटी में भी ये फॉर्मूला थोड़ा सा दे दीजिए, वहाँ पे तो लोग बहुत परेशान हैं। नहीं, वहाँ असीम जी का हल्का है, वो मंत्री हैं, वो करा सकते हैं, वो कराएंगे। मैं वजह से तो असीम जी की भी लॉटरी लग गई। ये मानेंगे कि नहीं? तो ऐसे बहुत काम है, मेरे कामों की फहरिस्त बहुत लंबी मेरे है। सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? मैंने कहा आपकी वजह से ही तो असीम जी की लॉटरी लग गई, आपने मंत्री अच्छी पद बात ठुकरा है। दिया। अच्छी बात है, वो भी हमारा छोटा भाई है, हाँ। लगे अच्छी बात है। मतलब विज साहब सारे छोटे भाइयों को अब आगे देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है। हम देख रहे हैं विज साहब बहुत सारे ना गाने गाते, आपकी वीडियोस आजकल खूब वायरल हो रही हैं। वो वो वैसे क्या यही गा लेते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कुछ, या फिर ऐसे ही मस्ती के लिए? मस्ती में वैसे ही है। मस्ती के लिए। हाँ। तो भी आप गा रहे थे, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा आपने मोती चला खाए। दिया। आपने सुना, चला दिया। विज साहब कुछ कहते हैं तो बात तो दूर तक जाती है, इतना तो जानते ही हैं आप। तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी में कुछ कलयुग आ गया उसकी तरफ विज साहब इशारा कर रहे हैं? नहीं, वैसे ही गा जाता जी, यहाँ बैठे कोई ना कोई हो जाता गाना, और क्या जी। देख लीजिए सही में, हाँ, ना ऐसे कोई कुछ नहीं। क्योंकि लोग गाना तो गाना है जी, कोई मतलब नहीं अच्छा, तो उसका। आप आज कौन सा गाना गाएंगे? बताओ भाई। खन्ना जी बताओ उपकार दे गाओ जी, क्या। कस्मे वादे नहीं गाना है वतन है वतन काबली वाले का सुना लो जी, वो काबली ये वाले देखिए ऐसा गाना सुनाई जिसका लोग कुछ राजनीतिक मतलब भी निकाल पाए। है मेरे प्यारे वाला। या जिन ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। प्यारा वतन, प्यारा अम्बाला कैंट, जिसके लिए अनिल विज साहब ने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। सब कुछ। तो फिर से विधानसभा बताइए पहुंचने कुछ नहीं। तो फिर से विधानसभा जाने के लिए आश्वस्त हैं आप? हाँ, पक्का पहुंचेंगे भी, गरजेंगे भी। गरजेंगे भी, बरसेंगे भी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं विज साहब आपको, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो विज साहब एक बार फिर से अपने उसी गब्बर अंदाज में दिखे और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि जो काम मैंने अम्बाला कैंट के लिए किए हैं वो आज तक हुए ही नहीं है यहाँ पर, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस हल्के में मैं इतना ध्यान देना चाहता था और सिर्फ यही वजह थी कि मैंने मंत्री पद स्वीकार नहीं किया, पार्टी ने किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया है, ये मेरी खुद की इच्छा थी। और मैं चाहता हूँ मेरे छोटे भाई जो भी हैं वो आगे बढ़ते रहें यूं ही और तरक्की हासिल करते रहें, लेकिन विज साहब को किसी से डर नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि विज साहब बीमार हैं और अब शायद उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो विज साहब ने ये भी बता दिया है कि आ जाइए, एक बार कुश्ती में दो हाथ कर लेते हैं और दिखा देंगे आपको किसमें कितना है दम। विधानसभा जाएंगे और एक बार फिर से जाएंगे और उसी अंदाज में गरजेंगे जिस तरीके से अक्सर विज साहब को विधानसभा में देखा जाता है। जीत के लिए आश्वस्त हैं, अम्बाला कैंट की जनता का प्यार मिलेगा, फिर से इस बात को लेकर पूरे तरीके से विश्वास में है और कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं विज साहब। लेकिन अब फैसला आपको करना है, 1 अक्टूबर को अम्बाला की जनता क्या करने वाली है और सबसे पहले टिकट
किसको मिलेगी। टक्कर में सामने किसी को विज साहब देख नहीं रहे हैं। आपको लगता है वाकई में कि विज साहब की टक्कर किसी से हो नहीं सकती है, या फिर आपका इरादा कुछ और है, या आप पे हम छोड़ते हैं। लेकिन हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के जरिए तमाम चुनाव के अलग अलग रंग आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज़ पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।